हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और आज के इस सेशन में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं, क्योंकि साथियों आपको अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस देख के ये एजेंडा आपको समझ आ चुका रहेगा कि हम यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एलिमिनेशन या ट्रिक्स या टैक्टिक्स करना नहीं सिखा रहा हूं। मैं यहाँ पर आपको कैसे सही मायने में आईएएस बनना है, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस को क्लियर करना है, यहाँ पर वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें कैसे यूपीएससी के माइंडसेट को अपने अंदर लाना है, ताकि सिर्फ प्रीलिम्स नहीं बल्कि मेंस और इंटरव्यू भी हम क्लियर कर सकें। क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स एक पहला भाग है, पूरा एग्जामिनेशन उससे क्लियर नहीं होता है। लेकिन अगर पूरे एग्जामिनेशन का माइंडसेट अगर आप पहले ही समझ लोगे तो प्रीलिम्स एक छोटा सा हिस्सा है, और वो समझने के लिए आपको यूपीएससी को माइंडसेट को समझना पड़ेगा। और यूपीएससी के माइंडसेट को आप कैसे समझोगे? पीवाईक्यू एनालिसिस से। तो आज इस सेशन में हम वही करेंगे कि यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सवाल पूछे हैं, उन सवालों के बेसिस पे यूपीएससी क्या आगे सवाल पूछ सकता है। क्योंकि 2014, 15, 16, 17 में जो हमने देखा और जो उसके ऑप्शंस को हमने समझा था, वो ऑप्शंस के बेसिस पे यूपीएससी अब आगे आने वाले समय में 2019, 20, 21, 22, 23 में सवाल पूछेगा, और ऐसे यूपीएससी हमेशा करते आया है। ठीक है, तो जो हिस्ट्री का कंटेंट है ना साथियों, हिस्ट्री का कंटेंट अगर आप देखें तो लगभग आप 4000 पेज का कंटेंट आपको पढ़ना पड़ता है अगर आपको हिस्ट्री को सही मायने में करना है तो। लेकिन अगर आप ये एनालिसिस से करोगे तो आपका ये कंटेंट का बेस नियरली 500 से 700 पन्नों के बीच में आ जाएगा, और ये आपका स्मार्ट स्टडी होगा। तो स्मार्टनेस से करेंगे तो आईएएस जल्दी बनेंगे। अगर लंबे समय पे करेंगे, मतलब लेथार्जी और ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, तो जाहिर सी बात है समय और ज्यादा लंबा होगा। तो आइए इसी अफर्मेशन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजें समझेंगे कि यूपीएससी आने वाले समय में कौन से सवालों के ऊपर सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को जब हम यहाँ पे समझे तो बोला क्या जा रहा है कि भाई एक व्यक्ति है, ही रोट बायोग्राफीज ऑन माजिनी, गारिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा. He stayed in America for some time and he was also elected to the Central Assembly. कौन थे वो व्यक्ति? अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एलिमिनेशन से अगर आपने करने की कोशिश करें तो आपने ये वर्ड आपने कहीं तो भी पढ़ा रहेगा, और ये जो वर्ड होते हैं ये इटली के वर्ड्स होते हैं। इटली में एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, वो रेवोल्यूशनरी थे, बहुत एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट माइंडसेट के व्यक्ति थे। अब वायलेंट की बात करें तो इनमें से कौन से लोग वायलेंट चीजों को प्रमोट करते थे? ठीक है, मोतीलाल नेहरू तो प्रमोट नहीं करते थे, और औरोबिंदो घोष भी इतना वायलेंस को प्रमोट नहीं करते थे। ऑल्दो वो एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन वो वायलेंस को प्रमोट नहीं करते थे। ठीक है, अब दूसरे बच जाते हैं दो लोग, लाल, बाल और पाल, ये आपने वर्ड सुने रहेंगे। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें से कौन से व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने चारों के बारे में बात की और अमेरिका में भी रहे और सेंट्रल असेंबली में भी सिलेक्ट हुए। तो अगर आप थोड़े ढंग से इसको और डिटेल में इंडिविजुअल और पर्सनालिटीज के ऊपर पढ़ाई करते तो आपको ये आंसर पता चलता कि भाई इसका आंसर है लाला लाजपत राय। क्योंकि लाला लाजपत राय ने क्या किया था, उस जमाने में पंजाब के अंदर इतने ज्यादा पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स नहीं थे, तो इन्होंने माजिनी और गारिबाल्डी के चीजों को पढ़ के ये इतने पेट्रियोटिक हुए, और उन्हीं से ही पेट्रियोटिज्म इंडिया के अंदर के यूथ भी जो है ना उनके अंदर भी जगाने का इन्होंने कोशिश किया था। ठीक है, और ये खुद इन्फ्लुएंस हुए थे सुरेंद्रनाथ से। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे वो माजिनी और गारिबाल्डी से एसोसिएटेड थे। तो यहां पर साथियों आपसे फ्यूचर में सवाल क्या पूछा जा सकता है, एक तो माजिनी और गारिबाल्डी के बारे में इंडिया के अंदर और कौन से व्यक्तियों ने उनके बारे में लिखा, सो वन वो सुरेंद्रनाथ। ओके, तो इनके ऊपर आगे आने वाले समय में सवाल पूछा जा सकता है कि भाई इनके पॉलिटिकल एसोसिएशंस कौन से इन्होंने बनाए, इनके जो इनके क्या पॉलिटिकल विचारधारा थे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे रहेंगे एनालिसिस, तो उसके अंदर एक इंडिया लीग करके भी था, इंडिया लीग करके भी हमने देखा था, और बंगाल के एसोसिएशंस देखे थे। उसमें से एक व्यक्ति सुरेंद्रनाथ थे जिन्होंने वो एसोसिएशंस को फाउंड किया, और वो क्वेश्चन के बेसिस पे क्या पूछ लिया कि क्योंकि सुरेंद्रनाथ मजिनी और गारिबाल्डी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, और इससे कौन प्रेरित हुए, लाला लाजपत राय, तो यहां से ये सवाल उन्होंने बना लिया। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एसोसिएट करके पूछा गया। तो यहां पर भी ये एक तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, उसके अलावा सेंट्रल असेंबली के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, इंडिया के अंदर इलेक्शंस और वो कौन से एक्ट्स थे जो डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन वगैरह की बातें करती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट
ये जो लोग थे इनके दूसरे काम क्या थे। ठीक है, तो यहां से हमें ये सवाल से ये सारी चीजें करनी है ताकि हम अच्छे से फ्यूचर में कोई सवाल पूछा जा सके तो उसको हम कर पाएंगे। अगला जो है, इट इज रिगार्डिंग द वुड्स डिस्पैच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब वुड्स डिस्पैच हम सबको क्या पता है कि भाई ये एक एजुकेशनल कमिटी था जो भेजा गया था इंडिया के अंदर 1854 में, ठीक है, 1854 में, जो एक मैग्ना कार्टा था ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया। तो वो एक पॉजिटिव लाइट में था वुड्स डिस्पैच। तो यहां पर अगर हम देखें तो ग्रांट्स एंड एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, English was a medium of instruction at all levels of education was recommended। अब देखो कोई भी पॉजिटिव चीज, अब पहले तो स्टेटमेंट के बारे में तो हम इतना बात नहीं करेंगे, या तो बात करना भी है तो ग्रांट्स एंड एड क्या होगा, अगर ग्रांट्स एंड एड दिया जाएगा तो एजुकेशन इंडिया के अंदर बढ़ेगा ही। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, भाई जाहिर सी बात है अगर यूनिवर्सिटीज आएंगी तो उसके वजह से एडवांस्ड एजुकेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा, तो इसने वो भी सजेस्ट करा होगा। इसके अलावा इंग्लिश वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स, एट ऑल लेवल्स मतलब एक्सट्रीम है। ठीक है, एक्सट्रीम क्यों है, क्योंकि भाई आप क्या क्लास 1 के बच्चों को भी क्या आप ये बोलेंगे क्या कि आप इंग्लिश में बात करो, और अगर आप ये चीज बोल रहे हो तो क्या वो पॉजिटिव है क्या, तो ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज ओनली आफ्टर अ सर्टेन क्लास यू आर गोइंग टू सजेस्ट कि भाई कोई भी एक बच्चा जो है उसे तब जाके इंग्लिश में बात करनी चाहिए, वरना बचपन में तो उसका स्कूलिंग एजुकेशन उसके वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ही होना चाहिए। तो यहां से क्या पता चलता है कि भाई थर्ड स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, तो इसकी वजह से ये गलत हो सकता है। तो थर्ड को आप एलिमिनेट कर लो, अपने आप आपको आंसर क्या मिल गया, 1 एंड 2। तो यहां से क्या पता चलता है कि भाई इंग्लिश के अंदर और क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स एंड बाय द इंडियंस, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। एंड क्योंकि यहां पर यूनिवर्सिटीज के बारे में भी पूछा गया है, तो इंडिया के अंदर ब्रिटिश के टाइम पे कौन से यूनिवर्सिटीज बनाए गए थे और कौन से एरियाज के अंदर बनाए गए थे, हमें वो भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो वो आपका दूसरा सवाल बनेगा। ठीक है, अगला, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसके अंदर क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। अब साथियों देखिए, ये जो है ना, ये ट्रेडिशंस की बात करी जा रही है, भाई कौन से अलग स्टेट के अंदर कौन सा अलग ट्रेडिशन है उसको मैच कर लो। अब ये इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस है, ठीक है, लेकिन जब भी यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है ना, यूपीएससी को पता है कि बच्चों को सारे ऑप्शन तो पता नहीं होंगे, तो इसके लिए वो ऐसा एक सवाल ऐसा एक ऑप्शन ऐसा देगा जो सबको पता रहेगा। ठीक है, और उसमें से वो ऑप्शन ये था, थांगटा। ठीक है, थांगटा डांस जो है साथियों वो मणिपुर का है। ठीक है, इट इज नॉट ऑफ सिक्किम, सो सिक्किम नहीं है, मणिपुर है यहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो तो बच जाएगा आपके पास। तो आपने 50% ऑलरेडी एलिमिनेट कर लिया है। तो यूपीएससी अब यहाँ पर आपका देखिएगा, ये एक वो एक्स्ट्रा स्टेप है बच्चों का। यूपीएससी को पता है कि बच्चों को यहीं तक पता है, लेकिन जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं वो एक स्टेप एक्स्ट्रा लेते हैं। तो उसने एक सिंपल ऑप्शन दे दिया, लेकिन यहां से जो एक स्टेप एक्स्ट्रा जो है ना, 50% जो सॉल्व करना बाकी है, वो जिन बच्चों ने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया था पढ़ने के केस में, वो इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर वो इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो अब इससे अपने को क्या देखना है कि भाई इंडिया के अंदर कौन से अलग अलग ट्रेडिशंस और हैं, मतलब जो कल्चरल डांसेस हो गए या फोक डांसेस हो गए या जो उनके लोकल ट्रेडिशंस है, उसके बारे में जो भी चीजें न्यूज में कवर होंगी वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, in the federation established by the government of India in 1935, residuary powers they were given to whom, मतलब फेडरेशन। देखिए, अब ये एक बहुत ही क्योंकि हमने इसके पहले क्या देखा था, प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा था कि भाई यूपीएससी क्या पूछ रहा है आपसे, एक्ट्स पूछ रहा है ना। तो एक्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था यूपीएससी किसके बारे में पूछ सकता है, या तो चार्टर एक्ट 1833, 1813, ठीक है, 1853, देन जियो एक्ट 1858, काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892, 1909, 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे क्या पूछा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पता था ना हमें पूछेगा, तो वो पढ़ लेना चाहिए था। तो यहाँ पर सवाल इजीली सॉल्व हो जाता, क्योंकि ये बहुत इजी सवाल है कि भाई रेसिड्यूरी पावर्स इस एक्ट के तहत किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया था। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलेगा कि अब ऑप्शन से अपने को क्या निकालना है कि भाई फेडरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, और इंडिया के अंदर फेडरेशन वाला एस्पेक्ट कब से हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, इससे एसोसिएटेड सेंटर स्टेट रिलेशन आपका पॉलिटी के अंदर सवाल पूछा जा सकता है, दैट इज सेकेंड थिंग। फेडरल लेजिस्लेचर, ठीक है,
मतलब क्या हो जाएगा, सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। उसी के अंदर बाइकैमेरलिज्म भी एक ऑप्शन है। तो यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है कि भाई बाइकैमेरलिज्म इंडिया के अंदर कौन सा एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पर लेजिस्लेचर की बात करी जा रही है तो इलेक्शंस की भी बात करी जा रही है। तो यूपीएससी पूछ सकता है कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुए, डायरेक्ट इलेक्शंस कब स्टार्ट हुए, कौन से ऐसे थे जो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए, कैसे प्रोविजंस थे, वैसा करके आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। देन यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के पावर्स क्या थे, ठीक है। फेडरल लेजिस्लेचर है इनके बीच में पावर्स का डिवीजन भी हुआ रहेगा। जो आप सब्जेक्ट की बात करते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। हमने इसके पहले डायरकी करके भी एक वर्ड पढ़ा था जियो एक्ट 1919 में, तो वो डायरकी के बेसिस पे भी यहाँ पर ये सवाल बना था, ठीक है। तो ऐसे करके वी विल हैव टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ द ऑप्शंस कि भाई यूपीएससी क्या पूछ सकता है। अगला जो सवाल है पेंटिंग के बारे में, कि भाई ये जो पेंटिंग है एक बानी थनी करके, वो कौन से स्कूल को बिलोंग करती है, बूंदी, जयपुर, कांगड़ा या किशनगढ़। अब बानी थनी ये बहुत ज्यादा उस जमाने में फेमस था, ठीक है, बानी थनी, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ये बोला जा रहा था कि ये जो स्कूल है ये एक राजस्थानी स्कूल है, ठीक है, राजस्थान के अंदर ये बनाया जाता है। तो कांगड़ा तो हिमाचल प्रदेश का है तो वो तो नहीं आएगा, बच जाते हैं तीन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सवाल था तो इसका आंसर हो जाता है डी। मैं एलिमिनेट नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये फैक्चुअल था इसमें। अब यहां से हमें क्या समझना है कि यूपीएससी क्या सवाल पूछ सकता है। अब देखो ये जो है इन्होंने राजस्थानी स्कूल के बारे में एक सवाल पूछ लिया। अब यहाँ पर ये यूपीएससी क्या कर सकता है कि भाई पेंटिंग्स के अंदर जो अलग अदर प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, दैट इज मुरल पेंटिंग्स हो गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा, बानी थनी एक इंडिविजुअल है ना, एक इंडिविजुअल है, तो उसी के हिसाब से मुरल पेंटिंग्स के अंदर भी जो अलग अलग इंडिविजुअल्स पेंट करे गए थे वो इंडिविजुअल्स को कहां पर पेंट करा गया। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट के अंदर अलग अलग बोधिसत्वास हैं, तो कौन से बोधिसत्वा को कौन से गुफा के अंदर पेंट करा गया, ऐसा करके यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। और इसके पहले भी हमने वो सवाल देखे ही है पीवाईक्यूज के अंदर कि भाई कौन से बोधिसत्वा को कौन से गुफा के अंदर पेंट किया गया। तो वही पेंटिंग्स के ही टॉपिक पे अब एक जगह पकड़ लिया। पहले अजंता के बारे में पकड़ा था ना, अजंता कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, पीवाईक्यूज के अंदर अजंता पूछा गया, अजंता के पेंटिंग्स। अब क्या पूछ लिया, राजस्थान के पेंटिंग्स। आगे क्या पूछ लेगा, हिमाचल प्रदेश के पेंटिंग्स, और हिमाचल प्रदेश का है भी ना, नॉर्थ ईस्ट लद्दाख वगैरह का एरिया के पेंटिंग्स के बारे में पूछ लेगा। फिर उसके बाद या तो ईस्ट इंडिया के ओडिशा या बंगाल के पेंटिंग्स के बारे में पूछ लेगा, या साउथ इंडिया के पेंटिंग्स के बारे में पूछ लेगा, कलमकारी वगैरह ये सब, ठीक है। तो ऐसा करके सवाल इसके अंदर बनाए जाते हैं। तो अब हमें पेंटिंग से क्या सीखना है कि ऐसे करके यूपीएससी शायद इन टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट वन इज विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये इसके अंदर क्या बोले जा रहे हैं कि भाई दो दो कल्चरल लोग थे, सेंट्स थे, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा काम करा था इंडिया के अंदर, उनके बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए। अब ये सवाल जो है ना साथियों बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, बहुत टफ है, बहुत से कम लोगों को ये आता रहेगा, और जिन्होंने भी करा रहेगा ना इसको इन्होंने तुक्के पे किया रहेगा, दैट मीन्स ब्लफ पे किया है, मतलब किसी को इतना ज्यादा नॉलेज रहा नहीं होगा, एंड आई एम टेलिंग यू दिस। तो ऐसे सवालों का क्या करना है ना, कॉस्ट बेनिफिट देख लेना है कि भाई जो कॉस्ट बेनिफिट है वो नहीं बैठेगा, तो इतना डीप में भी नहीं जाना है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं करने के लिए और दूसरे टॉपिक्स भी हैं जहां से हमें थीम्स को पकड़ना है और वो थीम्स के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। अब ये जो है ना ये भक्ति मूवमेंट का थीम है, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट के थीम को हम जनरली करेंगे कि कौन से पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने क्या क्या काम करे थे, उन्होंने कौन से एरियाज के अंदर थे, ठीक है, और उनका टाइम पीरियड क्या क्या है, ठीक है, और वो कौन से कंटेम्प्ररीज थे, ठीक है। तो ऐसे फेमस जो भक्ति लोग हैं, भक्ति एंड सूफी, उनके बारे में करेंगे, इससे हमें ये समझ आता है। तो कल्चरल हिस्ट्री के बारे में यूपीएससी क्या कर सकता है, सवाल भी पूछ सकता है। अब अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर इज 2 and 4, 2 and 4 ओनली, बिकॉज 1 and 3 इज रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों कंटेम्प्ररीज नहीं थे, ठीक है। ये एक इसमें से 18वीं शताब्दी में थे, एक 16वीं शताब्दी के अंदर थे, और ये जो है ना त्यागराज ही, इन्होंने लॉर्ड वेंकटेश्वरा के लिए इन्होंने पोएम्स लिखे थे, श्री कृष्ण के लिए नहीं। वेंकटेश्वरा वाज आल्सो अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु ओनली। सो यहां से हमें क्या पता करना है कि भाई कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो भक्ति मूवमेंट था उससे जुड़े हुए कौन से पर्सनालिटीज थे। तो यहां से हमें ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अंदर करना है। अगला जो सवाल है यहाँ पर, आफ्टर द संथल अपराइजिंग सबसाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इस सवाल को है ना एकदम टैकल
जो है वो लॉजिकली किया जा सकता था, कंसेप्चुअली। क्योंकि हमें क्या पता है कि भाई संथल अपराइजिंग जो है वो क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइबल लोग थे उनके जमीनों को हथियाया जा रहा था, उनके जमीनों के ऊपर दूसरे लोग आ रहे थे, जिनको संथलों ने क्या किया, डीको बोला, और उन सारे लोगों को ये मारने लग गए। ठीक है, तो 1856 के अंदर जब ये अपराइजिंग हुआ तो इसने अंग्रेजों को बहुत बड़ा झटका दिया। तो जब इतना बड़ा झटका दे दिया तो अंग्रेजों को अब ये महसूस हो गया था कि भाई शायद वापस से ये ना हो, इसके लिए इनकी जमीन के अधिकार हमें प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब ऑल्दो ये संथल अपराइजिंग को अंग्रेजों ने दबा दिया, बट इससे हमें क्या पता है कि भाई संथल रिबेलियन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिबेलियन, ठीक है, 1856 के टाइम पे। तो द टेरिटरी इज कॉल्ड द संथल परागना, दे वर क्रिएटेड। अब क्यों हुआ था ये, क्योंकि उनकी जमीनों की वजह से था ना। तो अब अंग्रेज वापस से ऐसा एक अपराइजिंग नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बहुत नुकसान होता। तो वो अपराइजिंग नहीं होने के लिए अंग्रेजों को क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों को संथल परागना बनाना पड़ेगा, ताकि उस एरिया के अंदर कोई भी बाहर वाला नहीं जा सके और उसको एक्सक्लूसिवली एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी को गवर्न करेगा। तो इससे क्या करते हैं वो फ्यूचर, और यहाँ पे बोला भी गया है ना, मेजर्स टेकन, ठीक है, ताकि वापस से ऐसा घटना ना हो। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। इट बिकेम इलीगल फॉर द संथल ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल। ये भी होगा क्योंकि मेन जड़ ही वही था ना शुरू होने का, रिबेलियन। तो उन्होंने ये मेजर भी लिया था ताकि वो रिबेलियन वापस से देखना ना पड़े। सो आंसर फॉर दिस इज बोथ। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि भाई दूसरे ट्राइबल रिबेलियंस कौन से थे, यूपीएससी ट्राइबल रिबेलियंस पूछ सकता है, और कौन से लोग इस ट्राइबल रिबेलियन से जुड़े हुए थे, तो हमें ये भी चीज देखना पड़ेगा। अगला क्या है कि इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, मतलब इन चारों में से 19वीं शताब्दी, मतलब 1800 से लेके 1899 तक अंग्रेजों का कौन सा इकोनॉमिक इंपैक्ट रहा है इंडिया के अंदर। तो इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, भाई कभी इंडिया का वो एक्सपोर्ट कर रहे थे क्या, नहीं, वो इंडिया को इंपोर्ट ज्यादा करवा रहे थे। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट गलत है। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज, क्या ये सही है क्या, नहीं भाई, अंग्रेजी रूल हमारे लिए इकोनॉमिकली इतना बेनिफिशियल नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश फैक्ट्रीज यहाँ पर बढ़ रही थी, इंडियन फैक्ट्रीज बढ़ी नहीं रही थी, दिस इज रॉन्ग। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर पहले क्रॉप कैश क्रॉप्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं था, वो फूड क्रॉप्स के ऊपर था। लेकिन बाद में क्या किया गया, फूड क्रॉप्स को कम करके कैश क्रॉप्स को ज्यादा फोकस किया गया, ताकि वो क्रॉप्स को विदेशों में बेचा जा सके। ठीक है, और इस कमर्शियलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी था। रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, क्या रैपिड इंक्रीज हुआ क्या, नहीं भाई, यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ही था इंडिया के अंदर। सो अगर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब फ्यूचर में यूपीएससी क्या सवाल पूछ सकता है कि भाई यहाँ पर इकोनॉमिकली पूछा है ना 19वीं शताब्दी का, तो अब क्या पूछ लेगा यूपीएससी, पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकली पूछ लेगा, या कल्चर के एस्पेक्ट में पूछ लेगा ऑफ द 19th सेंचुरी, वो एक पहला पॉइंट है। दूसरा, वो अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में सवाल पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर कौन से हैंडीक्राफ्ट्स कौन से स्टेट के अंदर हैं, दैट इज सेकंड। इसके बाद टेक्सटाइल, ठीक है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल वही बात हो गई, तो टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। फिर फैक्ट्रीज, इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के टाइम पे कौन से फैक्ट्रीज को गवर्न करने के लिए कानून बनाए गए थे। ठीक है, तो अलग अलग फैक्ट्रीज एक्ट यहाँ पर बनाए गए थे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1882 एंड 1891 वाले। देन कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसके लिए कौन से कानून बनाए गए थे वो हमें देखने पड़ेंगे। एंड जो अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब अंग्रेजों ने कौन से सिविक इनोवेशंस इंडिया के अंदर करे थे, उसके ऊपर हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, मतलब देखना पड़ेगा। सो इस हिसाब से we'll have to look into the future probable expected questions। अगला जो सवाल रहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग पुथुकुली शॉल्स। अब देखो यहाँ पर अभी जस्ट हमने क्या देखा, अभी जस्ट हमने देखा कि भाई इंडिविजुअल स्टेट्स के अंदर क्या हैंडीक्राफ्ट्स या क्या टेक्सटाइल्स वगैरह ऐसे हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये शॉल्स हो गए, ये हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स ही है ना, टेक्सटाइल मटेरियल्स ही है ना, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे सवाल पूछ लिया। तो ये बहुत टफ है, ठीक है, ऐसे याद रखना, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो उसे याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट यहाँ पर क्या रहेगा ना कि कॉस्ट बेनिफिट में देखें तो हमें बस थोड़े याद रखने कि हम उसको एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता करना है कि भाई इंडिया के अंदर अलग अलग क्राफ्ट ट्रेडिशंस कौन से हो सकते हैं, टेक्सटाइल ट्रेडिशंस कौन से हो सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशंस कौन से हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमें पता करना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को कभी भी आपने छोड़ देना है,
करना नहीं है और इसके ऊपर बात करने का भी इतना कुछ मतलब नहीं होता है। बस हमें ये समझ लेना है कि ऐसे जो सवाल पूछे जाते हैं बहुत टफ होते हैं, और ऐसे सवालों में से बस हमें क्या करना है कि इससे जुड़े हुए जो थीम्स है ना, बस उसे हमें पढ़ लेना है, क्योंकि अगर उसमें से कुछ आ गया तो ये आपका लकी है, आप लकी हो। और अगर नहीं आया तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपने इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है ना उसके बारे में। क्योंकि अगर आप जितना उसके ऊपर पढ़ाई करते इतना डिटेल में, उसके बदले आप कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ लो, एक ऐसा थीम पढ़ लो जिसके ऊपर शॉर्ट शॉर्ट आना ही आना है, दैट इज बुद्धिज्म, जैनिज्म, रिलीजन, ठीक है, और ऐसे वाले चीजों को पढ़ लो। सो दैट इज हाउ वी नीड टू गो अहेड, दैट इज स्मार्टनेस। अगला जो है, which among the following were the founders of the हिंद मजदूर सभा established in 1948? अगेन हमने अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर्स में हमने पॉलिटिकल एसोसिएशन के बारे में बात करी। तो यूपीएससी ने वही पॉलिटिकल एसोसिएशंस के टॉपिक के ऊपर एक सवाल पूछ लिया कि भाई हिंद मजदूर सभा 1948 में किसने बनाया था। अब हिंद मजदूर, मजदूर मतलब क्या हो गया, लेबर, मतलब लेबर राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत उस हिसाब से रहेंगे। तो इसमें से अब ये भी सवाल बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है, ऑल्दो इसका ऑप्शन डी है, ठीक है, अशोक मेहता, टीएस रामानुजन एंड सीजी मेहता, तो इन्होंने इस पर्टिकुलर संस्थान को बनाया था। बट यहां से हमें क्या करना है कि वी वुड हैव टू नो दैट ऐसे कौन से अलग अलग लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, ठीक है, देन वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस बने थे जो वर्कर राइट्स के लिए लड़ते थे, और कौन से लोग इससे जुड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पर्सनालिटीज ना, तो उसी हिसाब से कौन से पर्सनालिटीज जुड़े हुए थे। ओके, सो एक तो वो हो गया, देन लेबर रिवोल्ट्स हमें वो देखने पड़ेंगे। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस कौन से थे, वर्कर मूवमेंट्स कौन से थे, और कौन से पर्सनालिटीज एसोसिएटेड थे, लेबर रिवोल्ट्स कौन से थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो सोशलिस्ट, ये इससे हमें क्या पता चलता है भाई, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, क्योंकि लेबर है ना, लेबर है तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म भी हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी वो कॉन्टेक्स्ट में भी इसको जोड़ के सवाल पूछ सकती है। अगला जो है, with reference to the religious practices in India, the Stanakwasi sect belongs to what? साथियों अभी तक हमने पीवाईक्यूज के अंदर क्या देखा, हमने बुद्धिज्म देखा, हमने जैनिज्म देखा, ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि भाई ये जो है ना ये थीम है, ठीक है, और इसका एक सब थीम होगा, एंड देन सब थीम का एक सब थीम होगा। तो यूपीएससी सवाल कहाँ पूछ रहा है, सब थीम के सब थीम पे, आज के टाइम में, मैं उस तब की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के टाइम में सब थीम के सब थीम पे सवाल पूछ रहा है, लेकिन उस टाइम पे वो कहां पर पूछ रहा था, ठीक है, थीम के सब थीम पे वो सवाल पूछ रहा था। तो जब हम स्थानकवासी की बात करते हैं तो स्थानकवासी कौन से सेक्ट का होता है, ठीक है, तो पहले क्या देखा था हमने, बुद्धिज्म के अंदर सौंत्रांतिका और समितियां, ये वाले सेक्ट के ऊपर सवाल पूछा गया था। अब किसके ऊपर सवाल पूछ लिया, जैनिज्म के ऊपर, ठीक है, तो वैष्णविज्म और शैविज्म तो है ही नहीं, बट स्थानकवासी इट इज अ जैनिज्म का एक पर्टिकुलर सेक्ट, ठीक है, तो दैट इज वन आइडिया। तो पहले बुद्धिज्म के सेक्ट के ऊपर पूछा, अब जैनिज्म के, तो पीवाईक्यू से ही जुड़ा हुआ है ना। अब ऐसा क्या हो, अब आगे क्या हो जाएगा कि भाई जैनिज्म का जो सब थीम है ना, उस सब थीम के ऊपर सवाल पूछ लेगा यूपीएससी। तो इस हिसाब से हमें इसको करना है। तो ये सब थीम हो गए, सेक्शंस के बारे में हमें अलग अलग कम्युनिटीज के उसके बारे में जानना पड़ेगा। अगला जो सवाल है, विथ रेफरेंस टू अगेन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो सवाल है साथियों, ये आर्किटेक्चर के ऊपर सवाल है। क्या बोला गया है, व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द बुलंद दरवाजा एंड कानका इन फतेहपुर सिकरी, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन द बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। अगर आप ये चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, तो मॉडर्न मेडिवल आर्किटेक्चर एंड प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के अंदर क्लियरली जब आपने बुलंद दरवाजा पढ़ा रहेगा तो आपने देखा रहेगा कि भाई रेड सैंडस्टोन यूज होता था वहां पे, बट व्हाइट मार्बल का भी यूटिलाइजेशन किया गया है, ठीक है, व्हाइट मार्बल का भी यूटिलाइजेशन इन द डेकोरेशन के लिए किया गया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट। वेयर एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है, इन्होंने अलग अलग मटेरियल्स यूज करे थे, लेकिन इन्होंने वो मटेरियल्स यूज नहीं करे जो मुगलों ने यूज करे थे, ठीक है, इन्होंने कुछ नया मटेरियल, मतलब नए तरीके का डिजाइन यूज किया था थर्मल कंट्रोल के लिए अपने आर्किटेक्चर्स के अंदर, ठीक है, जहां पर वो लाइम एंड प्लास्टर को यूज कर रहे हैं, राइस ब्रांड को यूज कर रहे हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा को इन्होंने उस हिसाब से बनाया था, नॉट इन रेड सैंडस्टोन। तो इसका जो आंसर रहेगा इट इज ओनली वन, ठीक है, सो दैट इज द थिंग। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई हमें मेडिवल आर्किटेक्चर के ऊपर और ज्यादा करना है, क्योंकि बुलंद दरवाजा एंड फतेहपुर सिकरी पूछा है, तो अकबर के और आर्किटेक्चर्स कौन से थे, और
यहाँ पे प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के बारे में भी पूछ लिया, तो हमें प्रोविंशियल जो मुगल डायनेस्टी के टाइम पे अलग अलग प्रोविंशियल आर्किटेक्चर्स बने थे उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। चंपारण क्या लॉयर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन से जुड़ा हुआ था क्या चंपारण? ऑब्वियसली नहीं यार, वो खेती और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, क्या दलित एंड ट्राइबल एसोसिएटेड थे क्या? नहीं यार, नॉर्मल चंपारण गांव के अलग अलग खेती खेडूत लोग एसोसिएटेड थे। ज्वाइनिंग ऑफ पेजेंट अनरेस्ट टू द इंडियाज नेशनल मूवमेंट, पेजेंट, ठीक है। ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स, इसका कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि 1917 में तभी जाके इंडिया आए थे 1915 में गांधी जी, और इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया जो पेजेंट्स के लिए था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ कमर्शियलाइजेशन में, वो चीज का हमें 100% ये नहीं है, वो ओवर द इयर्स डिक्रीज हुआ है, बट उस जमाने में द पेजेंट्स जॉइंड द पर्टिकुलर मूवमेंट, ठीक है। तो यहां से पेजेंट के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है। Which one of the following foreign travelers elaborately discussed about the diamonds and diamond mines in India? तो ट्रैवलर के अकाउंट्स उन्होंने कौन से बुक्स और किस हिसाब से उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, कौन से डायनेस्टीज में गए थे, कौन से एरियाज में गए थे, वो सब चीजें यहाँ पर बात करी जा रही है। और इसका आंसर है जॉन बैप्टाइस्ट ट्रैवलर, ठीक है, क्योंकि ये वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने हीरो के बारे में लिखा था जो कर्नाटका गए थे, ठीक है, कोल्लूरू जो आंध्र प्रदेश गए थे, ठीक है, और वहां पर इन्होंने अलग अलग माइंस देखे थे, डायमंड माइंस, और वहां पर उन्होंने उसके बारे में बातें लिखी थी। अगला जो सवाल है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा। अभी तक बुद्धिज्म के बारे में पूछा जा रहा था, इसके पहले हमने क्या देखा कि भाई जो अलग अलग बोधिसत्व है उनके बारे में पूछा गया, यहाँ पर भी क्या पूछा गया, बोधिसत्व ही पूछा गया ना, तो PYQ से जुड़ा हुआ ही है। तो बुद्धिज्म अगर आपने किया रहेगा, बोधिसत्व आपने किया रहेगा, तो फ्यूचर बुद्धा आपको अपने आप पता चल जाएगा, द आंसर इज मैत्रेयी, ठीक है, दैट इज द लाफिंग बुद्धा, द फ्यूचर बुद्धा। ऑलराइट, अब क्या हो सकता है कि ये जो बुद्धाज हैं आज के जमाने में, इनके इनकारनेशंस किसको बोला जाता है? जैसे दलाई लामा हो गए, दलाई लामा किसके इनकारनेशन हैं? अवलोकितेश्वरा के इनकारनेशन है। उसके अलावा हम अगर देखें तो ये जो बोधिसत्व हैं इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है और ज्यादा डिटेल में आपसे अगर सवाल पूछना रहेगा तो। अगला जो है, which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance by Lord Wellesley? अब to maintain a large standing army at the others expense, ये तो था ही क्योंकि ये एक वन ऑफ द मेजर फीचर था कि सब्सिडियरी अलायंस के तहत वो जो डायनेस्टी है उसके एरिया में हमारा सोल्जर्स, हमारे आर्मी रहेंगे, वो भी उनके खर्चे पे। ऑलराइट, so to keep India safe from Napoleonic danger, yes, to secure a fixed income for the company and to establish British paramountcy over the Indian states। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो ऑटमैन आउट है दैट इज गोइंग टू बी सी, क्योंकि बस यही बात कर रहा है फिक्स्ड इनकम की, वेरएज ये तीनों बात कर रहे हैं टू कंट्रोल एक्सपांशन, कंसोलिडेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट और देयर इंडियन एम्पायर, ठीक है। तो इसका आंसर है कि ये लोग जो है फिक्स्ड इनकम के लिए नहीं बल्कि अपना कब्जा जमाने के लिए उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे, तो दैट इज वन थिंग। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाई एक पॉलिसी है सब्सिडियरी अलायंस का, तो ऐसे यूपीएससी अलग अलग पॉलिसीज के बारे में भी सवाल पूछ सकता है। अगला जो है, which one of the following led to introduction of English education in India, ठीक है। तो जैसे अभी तक हमने देखा कि अलग अलग कमिटीज के बारे में पूछा जा रहा था, ठीक है, और अलग अलग डोमेन्स के बारे में पूछा जा रहा था, तो अब उन्होंने क्या कर लिया, इंग्लिश जो एजुकेशन कैसे इंडिया के अंदर बढ़ा उसके बारे में वो सवाल पूछ लिया। वैसे ही करके अब ये दूसरे डोमेन्स के ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आर्मी का कैसे हुआ या दूसरे चीजों का कैसे हुआ। तो इसका आंसर अगर अपने देखें तो दी विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, चार्टर एक्ट है, जनरल है, ठीक है, ऑल द थ्री है, इसका आंसर ऑल द थ्री है। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा, ठीक है, तो इसका आंसर है ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग, क्योंकि यहाँ पर यही एकमात्र ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके बारे में यूपीएससी अब वापस से, देखो अब यूपीएससी आगे वापस से इसके ऊपर सवाल पूछेगा एंड PYQs के अंदर इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। इसके बारे में अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीएस्ट, ठीक है,
तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई टाइमलाइन के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है, क्रोनोलॉजी के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, यूपीएससी क्रोनोलॉजी के ऊपर सवाल पूछता है, और क्रोनोलॉजी डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर ऑलरेडी डाल दिया है, दैट इज हिस्ट्री बाय वीर प्रताप सिंह। तो वहां पे आप इस चीज को देख सकते हैं। इसका आंसर है दीनबंधु मित्रा, क्योंकि इन्होंने 1858 1859 में ये लिखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का 1875 में था। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, 1875, यहाँ पर 1858 1859, ठीक है, यहाँ पर 1882 में हुआ ये, और यहाँ पर ये नियरली 1863 में हुआ। ठीक है, सो अगर देखें तो टाइमलाइन के अंदर यही सबसे पहले आता है। तो इसी हिसाब से दूसरे भी पूछे जा सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, जैसे एजुकेशन हमने देख लिया, तो एजुकेशन के ऊपर ही इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज के बारे में ही पूछा ना यहाँ पे। ऑलराइट, सो ऐसे करके इन्होंने 3 क्वेश्चंस एक ही पेपर में इन्होंने कनेक्टेड वे में पूछ लिया। यहाँ पर कौन से कॉलेजेस को बनाया गया था? कैलकाटा मदरसा की बात करें तो यस, वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही बनाया था। ठीक है, बट संस्कृत कॉलेज की बात करें तो वो जॉनथन डंकन ने बनाया था। ठीक है, जॉनथन डंकन। तो हमें पता है 2 सही है, बट फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो अगर फर्स्ट इनकरेक्ट है तो फर्स्ट को अगर हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, और 2, क्योंकि 2 करेक्ट है तो आंसर इसका ऑटोमेटिकली बी हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके 3 भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्थर वेलेस्ली नहीं, इनके भाई रिचर्ड वेलेस्ली ने यहाँ पर इसको, लॉर्ड वेलेस्ली ने यहाँ पर विलियम फोर्ट विलियम्स को बनाया था 1800 में। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑल फॉर 2018 पीवाईक्यूज। अब यहाँ पर हमने वही सारी चीजें अभी तक समझी कि क्या सवाल पूछे गए हैं और उसके बेसिस पे फ्यूचर में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। So with this, I thank every one of you for watching me, for watching Career First IAS Academy. Thank you. Stay safe, stay healthy, and practice your papers and think, okay, and how you have to go with your preparation. Thank you.